खूबसूरत सा सारी स्लाइड्स कॉपी वो मैं कर देता हूँ। ये कल वाला हमने आज ठीक है, तो अब तो ये वाला काम नहीं होता ना, ये तो पहले होता था। अब तो मंडे वाला दिन ओपन होता है। पहले बीच में था ना, मंडे और सैटरडे गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए थे। चलें इसको कर डिस्कस कर लेते हैं, मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन ऑनवर्ड अब आपने ध्यान में रखना है, तो मंडे कैंपस खुला हुआ है ना। उस वक्त मसला ये था कि मंडे कैंपस खुला नहीं होता था, तो लोग ट्यूसडे को फिजिकली देते थे, तो हम ट्यूसडे को डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है, ये किसका टेस्ट था? ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि कल कर लेते हैं, लेकिन ऑनवर्ड पर आप ध्यान में रखें कि इतना तो मजा है ना। मतलब पता है, जो मंडे को भी नहीं दे सकेंगे तो ट्यूसडे तो बिल्कुल भी नहीं दे सकेंगे। मंडे जो छुट्टी के बाद आ रहा है दिन, जिसमें थोड़ा सा फिर मार देना है तैयारी का। मतलब वीक के बीच में टेस्ट देने का मतलब है जो चल रहा है चैप्टर आप उससे भी फारिग हो जाएंगे। सबसे आइडियल यही है कि वीक के स्टार्ट में टेस्ट देके वो साइड पे हुआ, अगले दिन जो क्लास हुई पहले टेस्ट की डिस्कशन हो गई, अब जो डिस्कशन हुआ अगले चैप्टर्स पे हो रही हो, तो अपनी जिंदगी का मजा भी आएगा। ये सर एक्चुअली वो मंडे वाले दिन ना मैं ऑनलाइन ठीक है, तो मैं इस घर पे कर लिया, यहाँ फिजिकली जमा करवा वो एक इसमें आप इनसे पता कर लें, फिर क्लास से पहले आप मतलब फिर क्लास वाले टाइम तक तो मतलब क्लास का 2 बजे तक तो फिर आप उसको कर लेना जी। आखिरी दिन हम लोगों ने मेमोरेंडम के कॉन्टेंट्स पढ़े थे, ऐसे ही है। मेमोरेंडम के कोई से 6 कॉन्टेंट्स के नाम बताएंगे क्या? नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज, सबसे एंड पे कुछ आता है, कुछ लिखना होता है, कुछ टेबल शेड्यूल बना के नाम शाम वगैरह, चिड़िया बिठानी होती है। साथ वाले भाई कौन सी क्लॉज होती है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन या अंडरटेकिंग क्लॉज, वैसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज हम इसे कहते हैं। वेरी गुड। नेम क्लॉज, किबला नेम क्लॉज में नेम आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ एंडिंग वर्ड बता दें कि क्या क्या तरह के आ सकते हैं। पढ़ाई नहीं, अच्छा क्लास में भी एब्सेंट थे और वैसे भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो फिजिकल क्लास है भाई, ये तो फिर नहीं मिलनी। तो जब आप नहीं आ सके फिर आपने दोस्तों से पूछा होगा कि यार वो सर ने क्या कराया था, फिर उसे जाके देखा होगा, फिर प्रॉब्लम आई होगी, साथ वाले भाई से पूछा होगा। वो जुस्तजू कहाँ है? वो बस कल 4 बच्चों में थी। कल 4 बच्चों ने टेस्ट दिया ना जी सर। अब ये असल में इतने बड़े हो गए हैं कि अब इनको कुछ कह भी नहीं सकते। असल में पता है क्या, ये हैं छोटे बच्चे, ये बिजनेस लॉ वाले टाइम के हैं, ये कैफ 7 में घुस गए। इन्होंने कहा जो भी मर्जी पेपर दे दो। तो अभी ये मतलब कैफ 7 में जो हम सोच रहे हैं ना मैच्योरिटी, वो अगले सेशन में नजर आएगी बच्चों में। तो ये भी सारे वही बिगनर बच्चे हैं। फिर इनको वो ना बताई जाए ऑफर। कौन सी ऑफर? इनके लिए तो बेकार है, इनको क्या फायदा? कौन सी ऑफर? सीए फाइनल के शायद कोई पेपर शेपर वगैरह का कुछ करते हैं। उन्होंने कहा जो यहाँ पे मॉक में टॉप करे, मिड टर्म में टॉप करे, उसे हमें सीए फाइनल में हम उसे अकोमोडेट करें। तो वो सामने भाई ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो मैं इसलिए उनको ब्रेकें लगवाएंगे जी, फायदा कोई नहीं। ये बच्चे जो 4 टेस्ट देने आते हैं मॉक के करीब रख लेंगे, जो मॉक के टॉपर्स हैं। अगर मॉक सही वाला हुआ, अगर उस वक्त तक ओमिक्रॉन ने खुदा ना खास्ता मसाइल ना क्रिएट किए हुए, दुनिया तो बहुत शदीद तबाही का शिकार है। कराची में भी एक मुल्क में 11 लाख केसेस, मतलब एक दिन में। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहते हैं। हमारे कप्तान का माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, वो स्ट्रेटेजी है। अल्लाह ने हमें ऐसा बचाया है, वरना हमें उसका भी पता है वो कौन सा लॉकडाउन होता है। खैर, एंडिंग वर्ड भाई नहीं बता पाए तो ये साथ वाले भाई पब्लिक कंपनी लिमिटेड लिखेगी, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी, और जो सिंगल मेंबर होती है वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड लिखेगी, गारंटी वाली गारंटी लिमिटेड लिखेगी। बड़ी आसान सी मजेदार सी कहानी है ये। हो गई नहीं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कौन से शहर का तस्करा किया जाता है?
इसमें प्रोविंस बताते हैं, हम शहर नहीं बताते, हम इलाका नहीं बताते, एड्रेस नहीं बताते, या तो हम सूबा बताएंगे या पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सूबे नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस, तो पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस हम या वो बताएंगे या हम सूबा बताएंगे अगर आप सूबे में हैं। एड्रेस का फिर क्या होता है? एड्रेस फिर इन्हें कैसे पता लगता है? रजिस्ट्रार वगैरह रजिस्टर्ड ऑफिस का एक अलग से एड्रेस होता है जो कितने अरसे में आपके पास होना चाहिए? 30 डेज। कंपनी बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपका एक एड्रेस होना चाहिए जो आपने कम्युनिकेट कर दिया हो। हाँ, अगर कभी चेंज करें तो कितने दिनों के अंदर? हाँ, तो चेंज का आधा है और जो शुरू वाला है आपके पास पूरा टाइम है 30 दिन। तो ये बात हम लोगों ने की रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज से रिलेटेड। फिर लाइबिलिटी क्लॉज, किबला लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखना होता है? किबला की आसान खतरा हो गया, इतनी इज्जत से मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पुकारा है। ठीक, लाइबिलिटी क्लॉज में कुछ लाइनें लिखनी होती हैं अलग अलग कंपनियों की। सीलो रट्टा है ज्यादा, तो इसमें ना रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक जहन में जरूर रखें लेकिन पेपर में आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल भूल गए। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड हो तो क्या लिखा जाएगा? लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तब लिखेंगे लाइबिलिटी अनलिमिटेड, और गारंटी लिमिटेड है तब लिखेंगे लाइबिलिटी इज लिमिटेड और कुछ और लिखेंगे, और पता नहीं वो कुछ और क्या लिखेंगे, बस कुछ और लिख देंगे। एडिशनल सेंटेंस वुड बी एडेड कि वो क्लैरिफाई करेगा कि आपकी लाइबिलिटी क्या है और किस तरह से। खूबसूरत हो गया। एक दर्जा आगे चलते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज में कौन सा वाला कैपिटल आता है? सर शेयर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, क्योंकि एक पेड अप कैपिटल होता है, एक ऑथराइज्ड होता है। तो मेरा जुमला ही अपने अंदर क्लियर था कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में क्या होता है, तो वो उसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है। अच्छा, और इसमें क्या बताना होता है? सर के कितने शेयर्स के साथ कंपनी शुरू होने जा रही है, 3 बातें बताना जरूरी है। और मेंबर का, सब्सक्राइबर या मेंबर जो होंगे उनके पास एक शेयर, हर सब्सक्राइबर मेंबर के पास कम से कम एक शेयर होना जरूरी है। दूसरा, आप ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज में 3 बातें देते हैं। टोटल कैपिटल रुपयों में कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और वैल्यू क्या है। तो शेयर कैपिटल और डिवीजन इनटू स्पेसिफिक अमाउंट के कुछ शेयर्स, ठीक हो गया। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज हो गई। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, वो सबसे एंड पे जो भाई है, सबसे एंड पे किबला, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज क्या बला है? सर मैंने छुट्टी की थी। आपने छुट्टी की थी, साथ वाले किबला। सर जो कंपनी का मेन बिजनेस है, जो कंपनी का मेन लाइन ऑफ बिजनेस है वो। अच्छा, अगर दो 3 बिजनेस हो फिर कैसे चूज करें? जो एजेंट है, और अगर ब्रिगेडियर लेवल का हुआ फिर ठीक है। अगर भाई बिजनेसेस हैं 2-3 है, अब कैसे चूज करें कि उनमें से कौन सा हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है? साथ वाले भाई अगर इस पर कुछ रोशनी डालना चाहें। 3 दिन से मतलब मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, कर क्या रहे हैं? मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है वालिदैन के पैसे की। नहीं सर, मैं वालिदैन के पास ही गया था। नहीं, लेकिन वालिदैन, यकीन माने वालिदैन को आपसे ज्यादा प्यार है, और आपका वालिदैन से असल प्यार जो है ना दिखाने का जो अमली तरीका है वो ये कि आप क्लासों में आए, क्लासों को अटेंड करें। आप लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल ओनली बैच, अभी टाइम टेबल आया और फाइनली उसमें अगली दफा के सारे फिजिकल ओनली बैच हैं, तो ये करेंगे आप लोग। मतलब अगले सेशन की जो प्लानिंग हो रही थी जिसमें मतलब मेरा इससे जो पॉइंट था कि खाली फिजिकल बैच हो, तो वो टाइम टेबल में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि फिजिकल ओनली बैच। मुझे लग रहा है आप लोग तो उजाड़ के रख देंगे मुझे। खैर, मतलब उजाड़ के ना रखे, मैं तो पढ़ा पढ़ू के चला जाऊंगा, आप लोग तो अपने एक दूसरे से पूछते फिर रहे होंगे कि जिस दिन मैं नहीं आया था उस दिन वो कहेगा उस दिन तो मैं भी नहीं आया था। अभी तक मेरे सैंपल में तकरीबन आधे ऐसे निकले हैं जो पिछले दिन आए नहीं थे या पढ़ के नहीं बैठे हुए। टेस्ट देने 4 बच्चे आए और सब खुश हैं, मुतमईन है अपनी जिंदगी से। अच्छा, मजे की बात है कि हो सकता है प्री रिजल्ट से जो पढ़ते आ रहे थे उन्होंने सोचा होगा यार अभी तो वही चीज रिपीट हो रही है ना, तो पोस्ट रिजल्ट में क्या 4 बच्चे आए थे हमारे पास? एक तो प्री वाला 4 में से एक भाई ने आइडेंटिफाई कर दिया कि वो प्री वाले थे। आप भी प्री से हैं? सर मैं भी फ्री हूं। आप भी प्री से, और आपने भी टेस्ट दिया। इसका मतलब पोस्ट रिजल्ट में से एक बच्चे ने हमें टेस्ट दिया। और पता नहीं आदादोशुमार क्या कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 40 प्लस बच्चे पोस्ट रिजल्ट में हमारे पास आए थे।
या तो इस रिकॉर्डिंग की वजह से उन्हें ये गुमान है कि ये तो एंड पे मिल जानी है, ये भी तजर्बा में इसलिए कमिट नहीं कर रहा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अवेलेबल कर सकें, लेकिन अभी हम ये एक तजर्बे से गुजर रहे हैं जिस तजर्बे के बाद हम कॉलेज को एक फीडबैक दे सकें क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ज्यादातर कहना है सीलो आसान है इसलिए नहीं पढ़ सकते। ज्यादा कह रहे हैं कि सीलो आसान है तो इसलिए क्लास में आने की जरूरत ही कोई नहीं, या वो आपके सामने यूट्यूब पे सारी क्लासेस तो डाल दी हैं, वहां से मिल जाएंगी सारी। वो जो रिवीजन क्लास है, वो जो 40-40 मिनट में पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है, जिसमें वो सीलो की आ गई सीलो नहीं सीलो की तो मैं डाली नहीं। हाँ बस ठीक है, सीलो की नहीं डालता। आज रात या कल मैंने वो सीलो का प्लान किया, बस सारी तैयार कर ली जी। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज एसिड ऑफ फैमिली ये वाले भाई फिर कौन बताएंगे? किबला आप ही बता। सब्सटेंशियल एसेट्स जिस जोन में सब्सटेंशियल एसेट्स हों या बड़ा रेवेन्यू वहां से आ रहा हो, तो आपकी अगर 3-4 बिजनेस सेगमेंट है, तो जिस बिजनेस सेगमेंट से आपको रेवेन्यू का बड़ा चंक या जिसमें सबसे ज्यादा एसेट्स आपके हों, वो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। अच्छा, अगर 4 बिजनेस हैं, एक एसेट वाइज सबसे ऊपर और एक रेवेन्यू वाइज सबसे ऊपर है, अब क्या करें? सबसे ज्यादा रुपए पैसों में जो सबसे ऊपर होगा रेवेन्यू वर्सेस जो एसेट है, व्हिचएवर इज हायर, हम उसको चूज करेंगे और उसको लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनियां तो अपने वही पुराने को प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बना देंगी, ये वाली बात एज सच को करने वाली है नहीं। को और वाला भी करना है बिजनेस आपके जो है वो किस किस्म के होने चाहिए, ऐसी भी बात नहीं। एक तो आपका नाम और ये आपस में मुताबिकत रखते हो। दूसरा, इलीगल काम नहीं करना, आपने हमेशा लीगल, सही, ईमानदार, जेन्युइन बिजनेसेस की तरफ आगे चलते हैं। मेमोरेंडम की ये जो क्लॉजेज हैं, मेमोरेंडम को प्रेजेंट कैसे करें? पेपर में आप पहुंचे, आप आए थे आखिरी दिन नहीं आए थे चंद लोग हैं उनमें से जिस पे हाथ डालो वो कल गायब होता है, छुट्टी पे होता है जी। ये हाँ, आप आए थे आखिरी पढ़ाई वाले थे, आप नहीं आए थे। ठीक है, चलें। अब भाई ने, अब मेरे पास ऑप्शन ही ये है कि चंद अच्छे बच्चों से सवाल पूछे जाए। ठीक है जी, तो सवाल मेरा बड़ा मजे का है। पेपर में आप गए, 5 नंबर का सवाल है। सवाल क्या है? एक कंपनी का सीएफओ आपके पास आया है, वो बहुत परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा चीजों को कैसे लेके चलना है, हालांकि वो सीएफओ है और आपके पास आया है जो कि स्टूडेंट है। तो आपके पास आया है, वो आपसे गाइडेंस लेना चाहता है, आपने उसे बताना है कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम को कैसे प्रेजेंट करना है। तो मेमोरेंडम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, 5 नंबर का सवाल, क्या बताएंगे जवाब? मेमोरेंडम को कैसे प्रेजेंट करना है? अब अगर एग्जैक्ट लफ्ज में बोल दूंगा तो आप पहुंच जाएंगे। तो मेमोरेंडम दुनिया के सामने कैसे लेके आना है, मेमोरेंडम की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए? तो 4 पॉइंट्स जो 4 पॉइंट्स कौन से? स्टैम्प होना चाहिए, डेटेड हाँ, होना चाहिए। एक तो प्रिंटेड हो, डेटली भी हो, पैराग्राफ में डिवाइड हुआ हो, जिसकी सीरियल वाइज नंबरिंग आ रही हो 1 2 3 इस तरह से करके, और नीचे तमाम सब्सक्राइबर्स का एक टेबल डाला हुआ हो जिसमें उनके नाम, पते और वो जो सारे पर्टिकुलर है ना, फादर ने फलाना 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 वो दिया हो, उन सबके साइन हो और हर बंदे ने अपने नाम के आगे लिखा हो उसने कितने शेयर्स खरीदे। तो मेमोरेंडम हो या आर्टिकल हो, दोनों की प्रेजेंटेशन सेम। आईकेएम की किताब ने 2 अलग-अलग जगह पे इनको इस्तेमाल किया था, तो मुझे बड़ा फखर हुआ वहां से बचाने में, क्योंकि दोनों जगह सेम सेक्शन था। मेमोरेंडम की भी वैसी प्रेजेंटेशन होती है जैसे आर्टिकल। ठीक है जी, मेमोरेंडम पे साइन किए हुए लोग हैं कुछ, और उन्होंने कहा कि हम कंपनी में इतने शेयर लेंगे, और कंपनी बन गई अचानक से। जैसी कंपनी बनेगी उसके बाद जिन्होंने वादा किया था कि वो कंपनी के शेयर लेंगे, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? वादा पूरा करना पड़ेगा। वो पैसे खर्चेंगे, कितने अरसे के अंदर अब उनको शेयर्स के पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा करा देने? 30 दिन। 30 दिनों के अंदर उनको अकाउंट में पैसे जमा करा देने चाहिए। और गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं? सीए या सीएमए से ऑडिट करवाएंगे, वो साइन करके सर्टिफाई करेगा, तस्दीक करेगा कि हाँ भाई ये वाली कंपनी के लोगों ने कर दिया। ये वाली तस्दीक वो कितने दिनों में करेगा? 45 डेज के अंदर। इनकॉर्पोरेशन के 45 डेज के अंदर। डन? ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? इसमें एक लिखा हुआ है A witness who shall attest the signature of the बिल्कुल, मेमोरेंडम पे इन सब के तो पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, एंड पे एक गवाह भी होगा।
वो गवाह ना सिर्फ साइन करेगा बल्कि अपने यही वाले पर्टिकुलर्स वो भी जमा कराएगा, वो भी बताएगा कि मेरा नाम क्या है, मेरी नेशनैलिटी क्या है, फलाना फलाना। ये विटनेस होगा कौन? रूल 4 है कंपनीज जनरल फॉर्म एंड प्रोविजन रेगुलेशंस का, हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या दैट मस्ट बी अ पर्सन जो कि हाई कोर्ट के जज लेवल। जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हैं ना तो फिर आप उनसे कहते हैं जी ये विटनेस कौन होगा, वो कहते हैं ये बहुत ऊपर का बंदा है। तो आप कहते हैं फिर क्या होगा, मतलब अब हमारी कंपनी कैसे रजिस्टर होगी? तो जो काले कोड वाला बंदा आपकी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए बैठा होता है, कहता है जी आपको पता है जज तक पहुंचने के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत दरकार है, कायदे-आज़म पेश करें, हम करते हैं कोई जुगाड़। आप कहेंगे अच्छा जज तक पहुंचने में उसके ठप्पा लगने में कितना खर्चा है? उसने कहा 10,000 लग जाएगा। आपने कहा 10,000 ज्यादा, थोड़ा सा बार्गेन करें। को 8,000 रुपए तय हुआ। जब 8,000 तय हुआ, आपने 8,000 दिए, आपने कहा हाँ भाई अब जज के साइन करवा के लेके आने हैं। उसने दराज खोलनी है, जज का ठप्पा पकड़ना है, लगाना है और साइन कर देना है। आप कहेंगे ये क्या किया है? उसने कहा उसके पास कहा टाइम थोड़ी है, उसने हमें दी इस टाइम, इस 8,000 में से उसके पास भी। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। ये वाला विटनेस है ना, ये हमें ड्रामेबाजी होती है। ये इस पे असूलन जो जज लेवल के साइन आने चाहिए हाई कोर्ट के, उसके इक्विवेलेंट कोई बंदा हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथराइज है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पे साइन कर सकता है रूल के मुताबिक। लेकिन इस पे नॉर्मली ठप्पे वाला बंदा साइन करता है। जी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई बात, कोई मेमोरेंडम से रिलेटेड कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई टेंशन, कोई बात जो समझ आ गई हो? पेपर देना है ना सीधा होगा। अच्छा ठीक है। आप लोग की सिचुएशन देख के ना मैंने हंसा नहीं करूँ। तो एक तो पहली बेचारा गरीब सा बैच, छोटा सा कमजोर सा बैच इस दफा बना कि सीलो देने वाले बड़े कम लोग थे। तो मेरा ख्याल था जो लोग आए हैं वो बड़े जोश में आए हैं, उन्होंने कहा यार सीलो निकालते हैं, जल्दी से पेपर पास करें। लेकिन वो प्री रिजल्ट के ही बच्चे जोश में चले आ रहे हैं। जो पोस्ट वाले आए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली कोई फिक्र नहीं है कि वालिदैन का कितना पैसा लगा। हमारी तो क्लासेस भी कम होती हैं, आप जरा इसको नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड तो करें अपने पैसों को। हमारी मेरे ख्याल में टोटल क्लासें होंगी प्री पोस्ट मिला के 70। तो अगर आपने 14,000 भी जमा कराए, ठीक है, अच्छा चलो वो तो प्री वाले थे। जो पोस्ट वाले हैं वो जब पहुंचे तो उसके बाद क्लासें होंगी मेरे ख्याल में हमारी 35। तो जितने भी पैसे जमा कराए हैं उसको कभी 70-35 पे डिवाइड करके जरा अंदाजा लगाया करें कि कितने रुपए बन जाते हैं। फिर एक तजर्बा करते हैं। फर्स्ट करें वो बनते हैं 200 रुपए। एक शॉप पे जाना है, एक खाने पीने की, बर्गर शर्गर या इस तरह से, और उतने पैसे खर्च करके कुछ सामान मंगवाना है। जब सामान सामने आ जाए ना, बड़ा दिल करो उसे खाने का, उसे छोड़ के चले जाइए। फिर पता लगेगा कि 200 रुपए जाया करते हुए कितना दुख होता है जब अपनी जेब से निकलता है। अपने 200 है ना, बर्गर का आखिरी एक मतलब लुकमा उसका थोड़ा सा कोई प्लेट पे भी गिर गया, जमीन पे भी गिर गया कि नहीं वो सुन्नत के मुताबिक झाड़ के से साफ कर लेना चाहिए। अपने पैसे लगे होते हैं ना। और वालिदैन के हर दिन जो 200 रुपए झाड़ रहे हैं उसकी परवाही नहीं है। अपनी जेब से नहीं ना गया, वालिदैन का लगा, खैर है, उनका क्या है, ज्यादा मजीद थोड़े से और बूढ़े हो जाएंगे मेहनत करते करते, हमारा क्या जा रहा है। हमने तो फन टाइम करना है, चिल रिलैक्स। तैयारी तो आधे महीने में करनी होती है। ऐसा ना मतलब आप खासतौर पे अगर आ रहे हैं क्लासेस ले रहे हैं, या तो क्लासेस मत ले, मतलब कम से कम फिर वो पैसा बचा ले। अगर वो पैसा खर्च कर रहे हैं और कॉलेज में आ रहे हैं तो फिर क्लासेस को थोड़ा सा तो सीरियस लें। क्लास में आए, पार्टिसिपेट करें। आप अगर नोट करें तो हर अगले दिन पिछला पूरा रिकैप कर लेते हैं, सारा का सारा। तो जो पढ़ के आ रहा है उसे तो बहुत मजा आता है, वो साथ साथ उसका जहन में चीजें आ रही है। और सीलों में ये चीज जरूरी है, आपको हर अगले दिन आपके दिमाग पर बार बार 30 दिन 45 दिन बार याद रहे आपको। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि लेक्चर्स मत छोड़ें। देखिए हम जनवरी में दाखिल हो चुके हैं, जनवरी से आगे हमारी क्लासें नहीं जा रही होंगी इंशाल्लाह, हमारा खत्म हो जाना है सिलेबस। तो इस जनवरी में तो जितने दिन आ रहे हैं उतने दिन अकीदत और एहतराम से आए, उसको प्रॉपर, यानी कि हमारे पास अगले 4 हफ्ते हैं और इन 4 हफ्तों में हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, यानी कि ये वाला चैप्टर तो आजकल में खात्मे के करीब है। अगर आप गौर से देखें तो आपने 4 पीछे पढ़ लिए थे कंबाइन करके, तो 6 चैप्टर्स हैं। तो चलें इन 1-4 दिन को बोलते ताकि 3.5 हफ्ते में 6 चैप्टर। टाइम ज्यादा है, चैप्टर्स कम है।
इनमें से एक चैप्टर है शेयर कैपिटल 2.25 सफ़े का, इनमें से एक चैप्टर है डिविडेंड 2.25 सफ़े का, इस साइज के चैप्टर भी है बीच में। तो इसलिए अब जितने दिन बच गए उतने दिन तो आते रहे ना, उतने दिन तो साथ साथ एक्टिवली रहे, मत बहुत अच्छी तैयारी करके आए, चले ठीक है मैं आपसे सवाल पूछूं आपको नहीं आता कोई बात नहीं, हल्का फुल्का शर्मिंदा होना इतनी गलत बात नहीं है, क्लास में मौजूद तो होंगे, सुन तो रहे होंगे क्या बातें हैं, सामने स्क्रीन वाली बातें तो याद आ रही होंगी। आपको मैंने 2-3 दफा तजर्बे से बताया है कि जब मैं अगले दिन कोई ऐसा सवाल पूछता हूँ जो स्क्रीन से नहीं गुजरा होता तो आप उसमें थोड़ा सा जरा मुश्किल में होते हैं, कम से कम आंखों से एक दफा यहाँ गुजरा हो, घर जाके पढ़ा हो, अगले दिन मैंने रिकैप किया हो, आप बीच में इन्वॉल्व हुए हो, तो थोड़ा सा तो कोशिश करें। और इंतहाई सच्ची बात ये है कि ये सारी बातें बार बार आपको करने से हमें कोई फायदा नहीं। बीइंग अ टीचर मेरे लिए सबसे अच्छी मतलब पता क्या सिचुएशन है, मैं आऊं, मेरे लेट आने की आप दुआ किया करें, मेरे जल्दी जाने की भी आप दुआ किया करें जो आप करते हैं। तो टीचर तो बहुत प्रिविलेज में है कि मतलब उसको ऑडियंस ही वो मिल रहा है जो कह रहा है बस ये पढ़ा ना दे कहीं खुदा ना खास्ता में। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं 2:10 पे लहराता हुआ कमरे में हूँ और भाई चल सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, 2:10 पे क्लास से निकल रहा हूँ, हर बच्चे के चेहरे पे खुशी हो, सारे लोग अपने बैग जल्दी से पैक कर रहे हो। तो टेक्निकली आप तो, और आपसे सवाल ना पूछूं आऊं बस पढ़ाया, आपकी तरफ देखूं पूछूं समझ आ रहा है, आप कह भी दें तो भी सही है और ना भी कहें तो भी सही है, पढ़ाया और चला गया। तो इतना इजी टाइम मत दें अपने टीचर्स को, वाकई ऐसा ना करें। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स खराब कर रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स को ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो इस चीज़ का फायदा उठाएं कि स्टूडेंट को अच्छा नहीं आता। जब स्टूडेंट पढ़ के आता है ना फिर टीचर भी तैयार होकर आता है, फिर डिबेट होती है, नहीं सर किताब में जुमला ऐसे लिखा था, सर आपने ये बात ऐसे की थी, टीचर कहता है मैंने यूं किया था, उसे पता होता है लोग पढ़ के आ रहे हैं, जब उसे पता है ये पढ़ के नहीं आ रहे, वो आए कुछ भी पढ़ा पढ़ू के चला जाए, बच्चे ने कौन सा वेरीफाई करना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, टीचर मेहनत करना छोड़ देंगे, टीचर लेक्चर देखना छोड़ देंगे, टीचर जो है वो कहेंगे बस ठीक है सही है हमें जितना आता है बहुत, और बच्चे को पता है ना सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने क्या सवाल पूछ लेना है। और फिर वही बात है जो थोड़े सीनियर टीचर हैं, जो थोड़े रिकॉग्नाइज्ड टीचर, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया है। मतलब शायद ही कोई स्टूडेंट हिम्मत करेगी जी कंपनी लॉ में आतिफ आफताब साहब को चैलेंज करूं, अकाउंटिंग में जवाद साहब को चैलेंज करूं, उन्हें पता है कि 15-15 साल के तजर्बे वाले लोग हैं। कंपनी लॉ क्या कॉर्पोरेट लॉ में आईकेएफ का मेंबर मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र है। तो आप फिर नन्हे मुन्ने से आई हैं जिन्होंने अभी कंपनी लॉ की डेफिनेशन पढ़ी है, हम कॉर्पोरेट लॉ के अल्लाह का शुक्र है चैंपियन है। तो टेक्निकली जब हमारे पास एक इतनी बड़ी पावर है और आगे से आप भी ठंडे होकर लेटे पड़े हुए हैं, तो बस आऊंगा फायरिंग करूंगा चला जाऊंगा, आधे घंटे में पढ़ा पढ़ू के निकल लूंगा, मैं कहूंगा ठीक है मेरे कॉलेज के पैसे खरे। ऐसे मत करें, थोड़ा सा अपने राइट्स को इस्तेमाल करें, टीचर के साथ गेज करें, बीच में टेस्ट दें, चीज़ों को वो करें। अब 4 बच्चे टेस्ट देने आते हैं आए, और पेपर में आपको आईकेएफ में जाके सबसे बड़ी जो ट्रबल होती है वो ये कि सवाल देख के ना एक दफ़ा आप उलझ जाते हैं, उसको शुरू कहाँ से करें, रटा आने के बावजूद भी उसको शुरू कहाँ से करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से ना आपका वो एक मिजाज बनना शुरू हो जाता है, आपको थोड़ा सा लिखने की आदत हो जाती है। तो थोड़ा सा ऐसा करें, वाकई ये इस वक्त हमारे प्रोफेशन को खराब करने में सबसे ज्यादा रोल आप लोगों का। आप लोगों ने टीचर्स को आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही लेजेंडरी दर्जा दे दिया है कि ठीक है जी टीचर तो बहुत ऊपर, वो जो मर्जी करे जैसे मर्जी करे बस ठीक है, वो आए क्लास में पढ़ाए ना पढ़ाए बस ठीक है, हमारे लिए वो लेजेंड का दर्जा है। तो वो बात है कि टीचर का फोकस पढ़ाने की बजाय अपनी सताइश पे चल पड़ा है। टिकटॉक बना के शेयर कर देते हैं टीचर्स और खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो यही चीज चाहिए। बच्चे को ये थोड़ी चाहिए कि क्लास में वो टीचर अच्छा पढ़ाए, उसको चाहिए टीचर बड़े टशन से गाड़ी से निकले, बड़ा जबरदस्त जनाब वो वॉक करता हुआ जा रहा हो, उसने बड़े जबरदस्त किस्म के सूट पहने हुए हो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अगर आपका मेयार बन जाएंगी तो फिर आपको अच्छे टीचर मिलना बंद हो जाएंगे। तो कोशिश करें इस इंडस्ट्री को खराब मत होना। मैं बड़े पुराने अरसे से उन लोगों में सुन जो इस नियत से आए थे कि भाई हमने यहाँ पे पढ़ाना है, उस वक्त पैसे नहीं होते थे टीचिंग में, और अब लोग आते ही टीचिंग में इसलिए हैं कि टीचिंग में अच्छे पैसे मिल सकते हैं और सपोर्ट पे आप लोग ठीक है। कोई भी नहीं आएगा वो रंगबाजी करेगा, वो जनाब आपके सामने टीचर बन के खड़ा हुआ होगा, आप उसको बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेट बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया एज अ टीचर, ये देख के कि मतलब आप लोग जो है, कुछ टीचर्स होते थे वो आप उन्होंने टीचर बन गए, उन्होंने कहा ठीक है बच्चों को समझ तो आती कोई नहीं, जब टीचर पागल बना रहा है तो हम पागल बना देंगे। 3 से 4 ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान की जहां
वो शख्स जो फ्रंट ऑफिस में बच्चों के एडमिशन करते हैं तो उन्हें समझ आ गई कि इतने पागल लोग हैं कि इनको तो मैं पढ़ा लूँ, वो पढ़ा रहे हैं। 3 से 4 ऐसे स्टांसेस हैं पाकिस्तान भर में जहाँ फ्रंट ऑफिस के बंदे ने अपने आप को टीचर बना लिया कि ठीक है यार ये अगर ऐसी मखलूक है ना तो बस ठीक है पर मैं भी टीचर हूँ। और दूसरी चीज फेसबुक में मशहूरी वगैरह भी कर देंगे, थोड़ा सा वो चीजें इस तरह से ऐड करके डाल देंगे, आप लोग खुश। आपको अच्छा टीचर तो चाहिए नहीं, आपने तो घर के पैसे उठा के जाया करके कभी पलट के पूछना भी नहीं है उन पैसों को वो पैसे पूरे भी हुए या नहीं हुए। वालिदैन के पैसों को थोड़ा सा अपना समझ लिया और फिर दुख किया करेंगे वो पैसे क्यों नहीं पूरे हो रहे। मतलब कंपनी लॉ का सिलेबस इस दफा कम देख के मेरे अंदर से जमीर नहीं मान रहा था कि नहीं ये तो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं पहले दिन से सबसे कमेंट करके बैठा था कि हम 2 दफा सिलेबस करेंगे, जो चीजें हम शुरू में पढ़ रहे हैं जिसमें बाद में चेंजेस आएंगे हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। मेरे लिए तो बहुत आसान था, मैं दिसंबर के मिड में सिलेबस खत्म करके साइड पे बैठ जाता, आज मैंने खत्म करा दिया। ज्यादा कॉलेज वाले कहते हैं सर इतनी जल्दी बच्चों को फ्री कर दिया, कोई एक्टिविटी दे। मैं कहता हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हर 2 दिन बाद टेस्ट होगा। जो हफ्ते बाद वाले टेस्ट में 4 आ रहे हैं तो 2 दिन बाद वाले टेस्ट में कितने आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करें, मैं सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं बता रहा, आप लोग अभी सीए के शुरू के फेज में मत ये अलाउ करें कि आपकी टीचर आपको पागल बना सके। जब उन्हें आपके चेहरे पे नजर आता है ना कि इसको कोई दर्द नहीं अपने जाया हुए पैसे का, तो उसे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूछना छोड़ देगा कि आपने टेस्ट दिया या नहीं दिया। तो मैं भी तकरीबन मजबूर हो चुका हूँ कि मैं खाम का टेस्ट पे आगे तकरीर करूँ और उसके बाद भी आप लोगों ने कोई 3-4 बंदों ने अगर टेस्ट देना है तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी है, बस मैं आगे पढ़ाता जाऊँ और चलता जाऊँ। सीए तो ऐसी फील्ड है कि इस क्लास में से 100% बच्चे भी फेल हो जाए मुझे किसी ने नहीं पूछना है। ये मेरा अपना ज़मीर है जो मुझे जगाए रख रहा है कि नहीं भाई इन लोगों को नहीं पता इनके लिए क्या अच्छा है, मुझे इन्हें जगाना है। तो थोड़ा सा कोशिश करें, इतना मत सोए। शायद मेरी ये तकलीफ थोड़ी सी काम आ जाए, 5-10% आप में सीरियसनेस बढ़ जाए। जनवरी में भी सीरियस नहीं होना तो फिर कब होना है? पता है जनवरी और मार्च के दरमियान सिर्फ 1 महीना आता है और उस महीने में भी 28 दिन होते हैं। और सर्दी तो सर्दी है, अगर आज आपको पढ़ते हुए सर्दी लग रही है तो फरवरी में भी सर्दी लग रही है। तो यही हालात है। अब आपके पास जेन्युइनली 2 महीने, इन 2 महीने में अभी भी सीरियस नहीं होंगे ना, और इस दफा अगर लॉ जो पास नहीं करेगा यकीन माने उसे तो मतलब डूब मरना चाहिए। जितना सुकून हो चुका है ना लॉ में, और जेन्युइनली मुझे इतना खौफ है कि सेशन एंड पे ये बैठेंगे, रिव्यू करेंगे और चीजें बढ़ाएंगे। क्योंकि थ्रू आउट ये फीडबैक में लॉ होगा कि सिलेबस बहुत छोटा हो गया, तो इसलिए गोल्डन चांस है जल्दी जल्दी से पेपर निकाल लें। इस पेपर के निकलने से उतना ही एक पेपर पास होता है जितना एमएफए पास होने से, जितना FR2 पास होने से, जितना FR1 पास होने से, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नंबर गेम बेहतर होगी। और आपको पता है नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए, आपकी अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड होने के लिए, या जो भी व्हाटसोएवर। तो कोशिश करें कि अगर सीलो उठाया है तो सिर्फ ये फख्र महसूस ना करें कि हमने एक छोटा पेपर उठा लिया, उस पेपर को क्लियर भी करें। अगर ये पेपर रह गया ना तो बहुत दुख होगा। चलें हम आगे चलते हैं। मेमोरेंडम और नेम से रिलेटेड हमने डिस्कशन की, वो हमारी सारी समझ आई है। टेस्ट पे कल डिस्कशन करेंगे और ऑनवर्ड हम ट्यूसडे को ही डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि अब मंडे कॉलेज खुला हुआ होता है। पहले वो कॉलेज बंद होना शुरू हो गया था तो इसलिए हमने डिस्कशन को आगे शिफ्ट कर लिया था। तो मंडे को टेस्ट देके ट्यूसडे को हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। मंडे को ऑनलाइन पता नहीं, ऑनलाइन हमारी क्लास का तो शायद कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ होगा। नहीं सर, फिजिकली आ सकते हैं। हाँ तो फिजिकली तो कह रहा हूँ, तो ऑनलाइन कहाँ से आ गया? हमारी क्लास तो ऑनलाइन नहीं है, तो है ही फिजिकल। पहले वो ग्रुप में शेयर होता है उसमें। चले अगर आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मंडे को ऑनलाइन देने से आपकी वो बेहतर हो जाएगी, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो आप ऑनलाइन दे दें। मजे की बात है, हम जब कहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दें तो सारे कहते हैं नहीं सर टेस्ट तो होता ही फिजिकल है। आप लोग भी तो हमें पागल बनाते रहते हैं। अब जब प्योर फिजिकल क्लास चालू की हुई है तो उसमें देख लें क्या अटेंडेंस की माहौल है और किस तरह से, जिसमें ये था कि भाई लोग ऑनलाइन की वजह से क्लास में आना बंद हो गए कि चलो ठीक है सही है हम बाद में कवर कर लेंगे। चलें हम आगे चलते हैं। हम बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, एक खास टाइम तक जितना हम दुखी हो सकते थे हम हो लिए। और इवन अगर आपको ये स्लाइड्स वाली अप्रोच मजे की नहीं लगती तो हम सिंपल बोर्ड पे भी कर सकते हैं। हम प्री से ऐसे ही चले आ रहे थे,
मैं तो इसलिए करता हूँ कि चलो कम से कम आपके सामने अल्फाज हो, आप थोड़ा सा क्लास में बैठे बैठे थोड़ा सा तो दोहरा लें। ये ठीक है, Yes, sir. ये ठीक है, नींद अच्छी आती है। ठीक है जी। आज कितना पढ़ना है? जी जनाब, मेमोरेंडम बनाना आ गया। मेमोरेंडम ऐसी चीज है कि आप लोग बगैर ज्यादा तजर्बे की भी बना सकते हैं, सिर्फ इतना पढ़ के कि उस क्लॉज में क्या लिखना होता है। अगर मैं आपको एक कंपनी का नाम बताऊं तो आप नेम क्लॉज बना सकते हैं, उसका स्टेटस पूछ के एंड वाले वर्ड्स। अगर मैं बताऊं कौन से सूबे में रजिस्टर हुई है वो लाइन भी लिख लेंगे आप। अगर मैं कहूँगा उसका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है तो वो लाइन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए बनाना। अगर मैं कहूँ वो लिमिटेड बाय शेयर है तो आप एक और लाइन लिख देंगे, लायबिलिटीज लिमिटेड। अगर मैं कहूँगा उनका ऑथराइज कैपिटल जो है वो 1 करोड़ है, जो कि 1 लाख शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से डिवाइड हुआ हुआ है, तो भी आप मेरे से जुमला सुन के इंग्लिश में लिख देंगे कि जिस कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ है जो कि 100 रुपए के 1 लाख शेयर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। नॉर्मली शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकती है। ये हम चैप्टर 5 में शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में जाके इंशाल्लाह देख रहे होंगे। अच्छा, अब मेमोरेंडम की ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज के साथ आपको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एक सफे का होता है, दूसरे सफे तक जाता ही उस टेबल की वजह से जिस टेबल में तमाम सब्सक्राइबर्स ने अपनी डिटेल, और डिटेल भी एक चीज लिख दी उन्होंने कि नाम लिखो, ऑक्यूपेशन लिखो, फलाना लिखो। तो मेमोरेंडम आपके लिए बनाना आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्टिकल्स बनाओ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे ये जरा अजीब सा लग रहा है, ये हमें मुश्किल बात लग रही है आर्टिकल्स बनाना। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी कैसे चलेगी। एक आम इंसान को भी अगर कंपनी लॉ ना पता हो, वो आपके आर्टिकल्स पढ़े और उसमें सारी बातें आ रही हो, हम शेयर यूं इशू करेंगे, हम यूं ट्रांसफर किया करेंगे, हम यूं इलेक्शन करवाया करेंगे, हमारे यहाँ अकाउंट्स में ऐसे हुआ करेगा, हम सालाना ये काम किया करेंगे, हम एजीएम करवाया करेंगे, एजीएम में वोटिंग होगी, हम वोटिंग यूं करवाया करेंगे, हमारे शो ऑफ हैंड का सिस्टम होगा। वो सारी बातें जो लॉ की हैं वो सादा इंग्लिश की जबान में आर्टिकल्स में लिखी जाती हैं। तो अगर कोई देखना चाहे कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मेमोरेंडम कंपनी का एक ओवरऑल शक्ल बताती है, कंपनी क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए मैंने कहा था ये कंपनी का आईडी कार्ड है। देन आर्टिकल्स एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जो कि 17, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200 सफे तक भी हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि कंपनी क्या करेगी और किस तरह से करेगी। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी किस तरह से चलेगी, जब ये डिटेल्ड सारी वर्किंग हमने आर्टिकल्स में लिखनी है, तो आर्टिकल्स को बनाना इतना आसान नहीं है। ये काम हो जाएगा प्रोफेशनल्स का। शायद आप कुछ कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर्स के पास जाएं, उनसे कहेंगे कि मुझे आर्टिकल्स बनवाने हैं, आप जरा अच्छे से आर्टिकल्स बना दो, और शायद उसके अच्छे खासे पैसे ले लें। मेमोरेंडम तो आप खुद भी बना सकते हैं, वेबसाइट पे गए और मेमोरेंडम की चीजें एंटर कर दी, मैं बन गया मेमोरेंडम। तो आर्टिकल्स में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, तो लॉ ने एक ऑप्शन दे दी आम कंज्यूमर्स के लिए कि अगर आप चाहें तो आप इनका बना बनाया फॉर्मेट भी उठा सकते हैं। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, इसको 2 ऑप्शन दे दिए लॉ ने, या तो आप अपने आर्टिकल्स बनाएं और उनको रजिस्टर करवा लें, या एडॉप्ट टेबल ए। कंपनीज एक्ट के एंड पे एक फर्स्ट शेड्यूल है, कंपनीज एक्ट के एंड पे मुख्तलिफ शेड्यूल्स और इस तरह की चीजें, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं कंपनियों के मेमोरेंडम के, आर्टिकल्स के मुख्तलिफ। तो वहां उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है टेबल ए, लिखने की जगह ये टेबल ए एक फॉर्मेट सा उन्होंने बनाया हुआ है, और उसमें पहले से ही बने बनाए आर्टिकल्स मौजूद हैं। देखे ना, आप खुद कंपनी लॉ पढ़ के आर्टिकल लिखें या कोई और कंपनी लॉ पढ़ के आर्टिकल लिखें, हर बंदा ये कहेगा शो ऑफ हैंड में एक पावर होती है, एक वोटिंग पावर है, पोल में वोटिंग पावर कम होती है। हर बंदा ये कहेगा चेयरमैन का पहले इंतजार करो 15 मिनट, नहीं आता करते। तो इसका मतलब है कि जब हर किसी ने आर्टिकल्स बनाने हैं तो उसके अल्फाज मिलते जुलते होने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फॉर्मेट खुद ही से बना के रख दिया, उसको कह दिया टेबल ए। ये किसी टेबल को नहीं कहते, टेबल ए एक डॉक्यूमेंट का नाम है जिसमें आर्टिकल्स का बना बनाया फॉर्मेट मौजूद है, बना बनाया। अब एक आम इंसान अगर चाहता है कि मैं आर्टिकल्स बनाऊं, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि या तो किसी प्रोफेशनल के पास जाए और उससे वो आर्टिकल्स बनवाए, और फिर एससीसीपी के पास, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा दे।
दूसरा, बना बनाया टेबल ए अडॉप्ट कर ले। टेबल ए उठाए, उसमें 84 क्लॉजेज हैं, हर क्लॉज के आगे उन्होंने सारी उसकी डिटेल बताई हुई है। तो आप एक काम करें, बना बनाया फॉर्मेट उठाएं और कह दें गवर्नमेंट को कि मैं टेबल ए को फॉलो करूंगा, तो टेबल ए बन जाएंगे आपके आर्टिकल्स। बात समझ आ रही है? तो आर्टिकल्स का क्या तरीका है कि या तो आप खुद बनाएं या आप कह दें कि हम बना बनाया टेबल ए फॉलो करेंगे। ये ऑप्शन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास, बाकी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो आर्टिकल्स में बाकी कंपनियों ने खुद बनाने, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ऑप्शन है कि या तो खुद बना के रजिस्टर करा लें या टेबल ए एज इट इज अडॉप्ट कर लें। जो टेबल ए अडॉप्ट करेंगे रजिस्टर नहीं करवाएंगे? जो टेबल ए अडॉप्ट करेंगे उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेमोरेंडम के साथ ये जुमला दे देंगे कि फॉर आर्टिकल्स हम टेबल ए फॉलो कर लेंगे, तो उनको भी पता टेबल ए क्या चीज होती है, तो टेबल ए उनके पास मौजूद होगा। हाँ, जो अपने आर्टिकल्स बनाएंगे वो कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसी बात ना लिखें जो टेबल ए के अगेंस्ट जाती है। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने अपने आर्टिकल्स खुद बनाए और वो भूल गए मीटिंग्स के बारे में कोई बात करना, तो जो मीटिंग्स में टेबल ए में लिखा हुआ है ना वो फॉलो होगा। और अगर वो अपनी आर्टिकल्स बनाए और मीटिंग में जो टेबल ए में लिखा हुआ है उसके अलावा भी कुछ और एडिशनल डिटेल्स भी बताएं जो लॉ के अगेंस्ट ना हो, तो फिर वो डिटेल फॉलो। तो कहने का मतलब है कि टेबल ए अडॉप्ट होगा तो सारा फॉलो होगा, टेबल ए अडॉप्ट नहीं होगा तो उतना फॉलो होगा जितना इनके बनाए हुए आर्टिकल्स में गैप है जो वो पूरा नहीं कर पा रहे। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बताए। गारंटी लिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी, ये दोनों अगर शेयर कैपिटल रखते हैं तो ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बताएंगे इनका शेयर कैपिटल कितना है, और अगर ये शेयर्स नहीं रखते तो ये बताएंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इनके टोटल मेंबर्स कितने हैं। ये भी सिर्फ लिमिटेड बाय गारंटी। जी, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो शेयर्स बताएं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो। देखिए हुआ क्या, लिमिटेड बाय शेयर को तो हमने कह दिया तुम टेबल ए उठा लो, तो टेबल ए में सारी बातें आ रही हैं। बाकी कंपनियों को हमने कहा नहीं तुम लोग खुद बनाओगे, जब खुद बनाओगे तो उनको और डाउट होने थे, तो हमने कहा तुम खुद बनाओगे, हम तुम्हें एक थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं कि तुम लोगों ने शेयर कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ कंपनी जो है वो बता देना है। अगर तुम्हारा हैविंग शेयर कैपिटल है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर क्या बताना है, कंपनी स्टार्ट होते हुए कितने मेंबर्स। ये बातें लाजमी बतानी है। इसके अलावा तुम लोग अपने आर्टिकल्स में कुछ भी लिख दो, अगर वो एक्ट के खिलाफ नहीं है हम उसको कबूल करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी के लिए टेबल ए बनाना जरूरी है। जी देखें, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड उसमें नहीं आती, लिमिटेड बाय शेयर में सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर को ऑप्शन मिली है कि टेबल ए उठा सकती है। टेक्निकली ज्यादातर कंपनियां तो लिमिटेड बाय शेयर ही होती है, गारंटी वाली ना होने के बराबर होती है और अनलिमिटेड तो ढूंढने से नहीं मिलती। तो जो बाकी कंपनियां उनको कहती है आप लोग अपने आर्टिकल्स खुद बनाओ, जाहिर है उनका अपना स्ट्रक्चर है अपने तरीके से, और ज्यादातर लोग जो कंपनी बनाते हैं वो लिमिटेड बाय शेयर होती है। लिमिटेड बाय शेयर के रूल सीधे होते हैं, वो रूल जो ज्यादातर अप्लाई कर रहे होते हैं वो लिमिटेड बाय शेयर के होते हैं, तो वो रूल उठा के कहती है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके आर्टिकल में जितने भी आपकी शेयर होल्डर्स हैं, जितनी भी तरह के शेयर्स हैं, उन सबके राइट साइड पर वो सारा कुछ नजर आना चाहिए। अगर कोई कंपनी उसकी गारंटी मतलब गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है। जी, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है तो वही बात है कि वो इस रूल को फॉलो करेगी, वो लिमिटेड बाय शेयर नहीं कहलाती, वो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल कहलाती है। तो टेबल ए को अडॉप्ट नहीं करेगी, लेकिन ये वाली लाइन उसे फॉलो करनी होगी। जी, टेबल ए आर्टिकल से रिलेटेड सवाल ये कि टेबल ए में होता क्या है। जवाब बड़ा दुखी है, बड़ा गमगीन किस्म का है। बस ये थोड़ी सी चीज है। स्माइल साइड पे दे रहा है। सवाल नंबर 1, क्या हमें रट्टा मारना पड़ेगा? जवाब हाँ। सवाल नंबर 2, क्या हमें रट्टा मारना चाहिए? जवाब नहीं। सवाल नंबर 3, ऐसा क्यों? जवाब कि ये बातें अगर आप पढ़ें और अब आप सिलेबस के आगे से भी होके आए हुए हैं तो इनमें से अक्सर अल्फाज आपके लिए जाने पहचाने हैं। इतने नंबर असूलन उनके पास नहीं है कि ये पूरी लिस्ट आपसे पूछे। ऑलरेडी इसमें 3 चैप्टर हैं इस जोन में, 1, 2 और 5। 15 से 20 नंबर का टोटल उन्होंने पूछना है। अब 15 से 20 में से उनके पास कितने ऐसे नंबर हैं जो आर्टिकल्स के टेबल ए की लिस्ट पे जाहिर किए गए हैं। देखिए ना, मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम की चेंज का प्रोसेस है, चैप्टर 1 के अंदर कितनी सारी बातें हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन। भाई 3 चैप्टर हैं तो तीनों में से एक सवाल तो पूछेंगे।
15 से 20 नंबर हो सकता है, एक आध चैप्टर से ना पूछे तो 2 से पूछेंगे तो ज्यादा 10 नंबर। अब इस चैप्टर में से 10 नंबर के सवाल अगर उन्होंने बनाने हैं और उसमें ये टेबल ए के कंटेंट पूछे हैं तो 6-7 नंबर तो देने पड़ेंगे इसे। तो ऐसे में चांसेस काफी कम है कि इसमें से सवाल आए, लेकिन 0 नहीं है। हो सकता है वो कह दें कि कोई से 7-8 कंटेंट्स बता दें, और अगर वो सारे भी पूछें तो इस पे याद करके जहमत ना करें। अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन वो बातें हैं जो कि कॉमनली हम मुख्तलिफ चैप्टर में पढ़ते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की क्या रेस्ट्रिक्शन होगी, कंपनी के शेयर्स के बारे में, कंपनी की शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, ट्रांसफर का फॉर्म क्या होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स किस तरह से होगी, ट्रांसमिशन शेयर्स खुद ब खुद कैसे होंगे, कैपिटल आल्टर कैसे होगा, जनरल मीटिंग्स कैसे होंगी, नोटिस क्या होंगे, वोट्स कैसे होंगे, प्रॉक्सी की क्या बातें हैं, डायरेक्टर की क्या बातें हैं, डायरेक्टर की क्या पावर्स हैं, मिनट्स की बुक के क्या रूल हैं, कॉमन सील क्या है, डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोसीडिंग्स क्या है, मीटिंग के मामला क्या हैं। अगर आप गौर से देखिए तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ पे भी है। वैकेंसी कैसे फाइल होगी, डिविडेंड अकाउंट, फलाना फलाना फलाना। तो टेक्निकली ये सारी बातें ऐसे हैं कि एक दफा आपने पढ़ी भी हैं, बाकी और चैप्टर्स भी आपने गो थ्रू किए हुए हैं। अगर पेपर में खुदा ना खासा सवाल आ भी जाए तो आई बिलीव के 7-8 बातें आप इसमें से लिख सकते हैं। क्या क्या? हाँ, अब जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि जब वो यूं नहीं पूछ पा रहे तो उन्हें दुख होगा कि पर हमने सिलेबस में डाला हुआ है तो रट्टा कैसे पूछें। तो हो सकता है कि एमसीक्यू आपके पेपर में आए जिसमें कहें बताओ इन 4 में से कौन सा वाला नहीं है टेबल 1 का कॉन्सेप्ट, और सारे अल्फाज ऐसे देख के लग रहे हो कि ये तो सारे के सारे टेबल 1 के। तो यहाँ से आप अगर रट्टा नहीं मारते तो मार्क्स लूज होने की प्रोबेबिलिटी 1 से 2 मार्क्स आपके मिस हो सकते हैं, वो भी तब जब उनका बहुत मूड हो। तो इसे रट्टा मारना चाहिए अगर सही तैयार करना हो, लेकिन ओवरऑल इतनी एनर्जी इस पे लगाने से बेहतर है कि बस इसको एक मोटा मोटा इसके कंटेंट्स को 2-3 दफा पढ़ लें, जहन में कुछ 7-8 बातें रह जाए काफी। क्योंकि टेबल ए में आपने कंपनी चलाने के बारे में बातें करनी होती है ना, तो आप कुछ खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, मीटिंग के चैप्टर में से कुछ हेडिंग वगैरह उठा के याद कर लें या कुछ और। जी सर, ये टेबल ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से चेंज होंगे यानी लॉ में? नहीं, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उनका सबका सेम है, लेकिन कुछ रूल्स चेंज होंगे। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर पब्लिक कंपनी में लिखा होगा आराम से हो सकता है, प्राइवेट में पाबंदी होगी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की स्टार्टिंग लाइन पे गौर करें तो बहुत प्यारी है। वो कहते हैं, "A company which by its articles restrict the right." तो प्राइवेट कंपनी वो है जो आर्टिकल्स में उन 2-3 जगह पे आएगी जहां नॉर्मल रूल्स हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ये वाला हम नहीं कर सकते, ये वाला हम नहीं कर सकते, तो वो आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट कर लेते हैं। तो क्या यहाँ तक बातें समझ आई? 3 बड़ी बेहुदा सी लाइनें किताब ने दी हैं जो बिल्कुल भी नहीं समझ आती। मेरी कॉमन बात आपको समझ आई है जो मैंने आपसे कहा कि या तो टेबल ए अडॉप्ट होगा या हम अपने खुद बनाएंगे। अगर अपने खुद बनाएंगे तो क्या टेबल ए जरूर आया हो गया? जितना पोर्शन उसमें ऐसा है जो आप बताना भूल गए अपने आर्टिकल्स में, फिर वो फॉलो होगा। तो अब एप्लीकेबिलिटी टेबल ए की क्या है? अगर आर्टिकल सेपरेटली रजिस्टर नहीं हुए तो फिर टेबल ए फुल एप्लीकेबल है। ये जुमला समझ आ रहा है? यस। आर्टिकल अलग से रजिस्टर नहीं हुए, आपने इसी को फॉलो किया होगा तो फिर टेबल ए फुल। टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय अ कंपनी। कंपनी ने आर्टिकल जमा कराए और उसमें उसने टेबल ए वाली बातें, एक कंपनी बड़ी आसानी हो टेबल ए उठा के कॉपी पेस्ट करके 3-4 नई लाइनें लेके गए हमारे आर्टिकल्स कर सकते हैं। तो टेबल ए उस हद तक एप्लीकेबल है जिस हद तक उस आर्टिकल्स बनाने वालों ने उसको मॉडिफाई एक्सक्लूड नहीं किया। टेबल ए इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इफ स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने आर्टिकल बनाते हुए टेबल ए की सारी बातों को हटा के अपने तरीके से सारी बातें करते हैं जो सब उसमें मौजूद थी और उसमें ज्यादा वजाहत यहाँ पे कर दी, फिर टेबल ए फारिग हो जाएगा, सिर्फ ये इनका आर्टिकल्स फॉलो होंगे। तो 3 बातें हैं, अगर आपने फुल टेबल ए को फॉलो किया तो 100% फॉलो होगा, और अगर आपने टेबल ए को नहीं अपने आर्टिकल्स बनाने को चूज किया है तो जो आपके बनाए हुए आर्टिकल्स में जो जो पॉइंट टेबल ए के कवर हो गए वो आपके काउंट होंगे, जो मिस हो गए वो टेबल ए के काउंट होंगे। तो आसान अल्फाज में टेबल ए तो अडॉप्ट एप्लीकेबल है ही है। टेबल ए से ओवर एंड अबव जाके अगर आप कुछ और डिटेल्स देना चाहें तो वो आपके आर्टिकल्स की मानेंगे। ये बात समझ आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? थर्ड पॉइंट में एप्लीकेबिलिटी ठीक है।
देखिए अगर आर्टिकल्स जो कंपनी ने फाइल किए हैं आपने उसमें एक्सक्लूड कर दिया, आपने कहा जी टेबल ए वाली बातें हम नहीं फॉलो कर रहे, हम अपने रूल्स बना रहे हैं, तो फिर टेबल ए इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। टेबल ए में 84 बातें थी, आपने 90 बातें की जिसमें 84 तो थी, 6 इजाफी बातें भी थी, तब आपके वाले 90 फॉलो होंगे, टेबल ए फारिग हो गया। टेबल ए में 84 बातें थी, आपने की 80 बातें, 80 बातें आपकी फॉलो हुई और जो 4 नहीं हुई वो टेबल ए की फॉलो हुई। और आपने अगर कहा मैंने टेबल ए फॉलो करना है तो फिर 100% टेबल ए फॉलो होगा। डन। अब एक मजेदार सी डिस्कशन, अगर अल्टरेशन करनी है हमें तो किस तरह से होगी? चीजें अगर हमने चेंज करनी है, अल्टरेशन करनी है तो क्या प्रोसेस है? मैं नॉर्मली इसमें 2 बातें बताता हूं। एक थोड़ा सा छोटा प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है। मेरे पास लिखने की जगह है बहुत थोड़ी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और रजिस्ट्रार को जमा कराएं। याद है नाम चेंज कैसे होता था? ऐसे होता था, छोटा प्रोसेस। और कभी कभी आप बड़े प्रोसेस की तरफ जाते हैं। आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पहले एससीसीपी से इजाजत लेते हैं, फिर रजिस्ट्रार को बताते हैं। ये बड़ा प्रोसेस है। आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अगर चेंज करना हो तो कभी आपको छोटा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और कुछ जगह बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मेमोरेंडम की 6 क्लॉजेस, नेम क्लॉज छोटे प्रोसेस से चेंज हो जाती है। छोटा प्रोसेस क्या? Change by स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बड़े प्रोसेस से चेंज होती है। ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज हमें नहीं पता है वो चेंज हो सकती है नहीं, क्योंकि लायबिलिटी क्लॉज में तो जुमला लिखा हुआ लायबिलिटी इज लिमिटेड, वो तभी चेंज हो सकेगी जब आप अपनी कैटेगरी चेंज कर रहे हो। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज जिसमें आ रहा था हमारा इतना ऑथराइज कैपिटल है, छोटे प्रोसेस से चेंज होता है। देन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नॉर्मली छोटे प्रोसेस से चेंज होता है, लेकिन अगर आप किसी लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर बड़े प्रोसेस से चेंज होता है। पहले जस्ट मोटी मोटी सी समझी आपको बता दूं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगी, बानी तो बानी है, बानियान वही रहेंगे जो पहले थे, आज भी वही रहेंगे। आर्टिकल्स की तरफ आते हैं। आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं? छोटे प्रोसेस से, वो ऊपर वाला। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटे प्रोसेस से चेंज होती हैं, कुछ चीजें बड़े प्रोसेस से। तो इसका मतलब है कि हमारे सिलेबस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम छोटा प्रोसेस दिया हुआ है, बड़ा प्रोसेस 2 जगह पे है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हुआ है तो बड़ा प्रोसेस, या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस किसी लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रही है तो बड़ा प्रोसेस। बड़े प्रोसेस में क्या एक्स्ट्रा बात है? आप एससीसीपी से इजाजत लेते हैं, एससीसीपी देखता है मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, और सबको देखने के बाद ये अंदाजा लगाता है कि किसी के राइट्स तो नहीं मुतासिर हो रहे, और फिर आपको इजाजत देता है। तो एक काम करते हैं, जरा थोड़ा सा इस प्रोसेस को तेजी से देखते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में अगर चेंज करनी है, ये चेंज कब करनी पड़ेगी? कब करनी पड़ेगी चेंज? जब प्रोविंस चेंज होगा, या आप अपना जोन चेंज कर रहे होंगे, इलाका चेंज कर रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि जब आप एक प्रोविंस से किसी और प्रोविंस में जा रहे हैं, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, वाइस वर्सा, या आप एक प्रोविंस से इस्लामाबाद या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस जा रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज होनी है तो टिपिकल रीजन ये हो सकती है कि सूबे से इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से सूबे में आ रहे हैं, सूबे से पाकिस्तान के हिस्से में जा रहे हैं, पाकिस्तान के हिस्से से किसी सूबे। तो ये 3 चीजें हैं, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा, इस्लामाबाद, और कोई भी प्रोविंस। जब भी आप इनमें चेंजेस कर रहे हैं, एक प्रोविंस के अंदर चेंज कर रहे हैं, फिर नहीं, एक प्रोविंस से किसी दूसरे प्रोविंस या दूसरे पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आप एससीसीपी को अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए, और जिस वक्त आप एक्चुअल में रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करेंगे तो रजिस्ट्रार को 15 दिन में भी बताना है। ये क्यों बताना है? एड्रेस, याद है जो एड्रेस का चेंज था, जब आप असल में अपना ऑफिस फिजिकली मूव कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार को 15 दिन में बता दें, और जब क्लॉज चेंज करनी है तो एससीसीपी से इजाजत लें। अगर अल्टरेशन में एक रजिस्ट्रार से आप दूसरे रजिस्ट्रार की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो फिजिकल रिकॉर्ड है वो दूसरे रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफर हो जाएगा।
आप लाहौर से उठ के कराची जा रहे हैं तो जो पंजाब का रजिस्ट्रार है ये आपके डॉक्यूमेंट्स उठा के सिंध के रजिस्ट्रार के पास भिजवा देगा, क्योंकि अब आपका रजिस्ट्रार कौन होगा, वो सिंध वाला रजिस्ट्रार। जी सर अगर लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं तो मुल्तान में अलहदा एक एससीसीपी का ऑफिस है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में वही बात है कि वो उन्हें ठीक लगेगा तो वो ऐसा कर देंगे। अगर आप लाहौर से मुल्तान जा रहे हैं तो टेक्निकली रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज नहीं हुई, एड्रेस चेंज। तो एड्रेस चेंज का हम बदलने वाला प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, फिर रजिस्ट्रार को जब हम नया एड्रेस बताएंगे तो हो सकता है वही हमें नोटिस दे दे कि यार अब से तुमने फलाना बंदे को रिपोर्ट किया था, वो हमें किताब ने नहीं बताया। हाँ, लेकिन जब सुबह चेंज हो रहा है तो इसमें तो बड़ा ज्यादा गुमान है कि आपका जोन चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसको बता दें। जी बात समझ आएगी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एससीसीपी की अप्रूवल किस तरह से मिलेगी? एससीसीपी को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि अल्ट्रेशन की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और क्या सफिशिएंट डिस्क्लोजर दे दिए हैं क्रेडिटर और मेंबर को, क्या मेंबर्स क्रेडिटर्स वगैरह को उसको कोई मसला तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उन बेचारों को पता ही ना हो ये अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो। तो एससीसीपी इजाजत से पहले देखिएगा कि किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। एससीसीपी चाहे तो आपको होली इजाजत दे दे, चाहे तो इन पार्ट। आपने कहा हमने ये चेंज करनी है, आधी आपकी बात माने आधी ना माने। एससीसीपी के ऑर्डर की कॉपी आपने रजिस्ट्रार को जमा करानी है, और रजिस्ट्रार जो है वो आपको रजिस्टर करके एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि लो जी अब आपका हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। तो टेक्निकली ये एक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा चीजें याद करनी है कि हमने एससीसीपी के पास जाना है, एससीसीपी ने क्रेडिटर्स और मेंबर्स को देखना है कि वो मुतमईन है या नहीं, फिर एससीसीपी ने हमें इजाजत दे देनी है, हमें ऑर्डर दे देना है, वो ऑर्डर लेके हमने नए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाना है, हमने कहना है जी आप हमें स्वीकार करना है, और पिछला रजिस्ट्रार नए रजिस्ट्रार को खुद ही से बता देगा। अगर उसने रिकॉर्ड ट्रांसफर करने होंगे तो वो कहेगा भाई ये मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, ये तुम पकड़ लो, ये हमने नहीं करवाने, ये उसने करवाना। क्लियर? जी सर ये आधी मानने और ना मानने का क्या मतलब है? आधी मानने और ना मानने वाली बात क्या है? असल में ये वाला पॉइंट है ना, ये दोनों क्लॉजेस में इस्तेमाल होता है। ये अगर आप गौर से देखें तो सर्कमस्टांसेस फॉर अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लैश रजिस्टर ऑफिस, कई दफा क्या होता है आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड इकट्ठे चेंज करवा रहे होते हैं, तो हो सकता है आप कहें कि हमने दो चेंजेस करनी है, रजिस्टर ऑफिस की और ऑब्जेक्ट की, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की। वो आपकी एक बात मान ले, एक ना माने। आप हम अपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में 4 अल्फाज चेंज कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये 3 ठीक मान लेते हैं, चौथा लफ्ज हमें नहीं लग रहा, तो वो चाहे तो आपकी पूरी रिक्वेस्ट मान लें, चाहे तो इन पार्ट्स मान लें। असल में ना ये जो प्रोसेस है ये इकट्ठे होता है, दोनों का प्रोसेस लो ने इकट्ठे बताया, वो इकट्ठे लेके चलता है दोनों की रीजंस को, दोनों के प्रोसेस को। क्लियर? तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का प्रोसेस कैसे चेंज होगा? कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और रजिस्ट्रार को जमा करा दे, ऐसी अल्टरेशन को एससीसीपी से इजाजत नहीं चाहिए। छोटे वाला प्रोसेस। हाँ, अगर कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी आप अडॉप्ट कर रहे हैं विच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या परमिशन, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो लाइसेंस वगैरह वो चाहिए, जिसमें वैसे भी एससीसीपी की इजाजत चाहिए होती थी नाम में भी, तो फिर अब आपको बड़े वाला प्रोसेस, वो जो चेंज इन रजिस्टर ऑफिस क्लॉज वाला प्रोसेस है ना, बड़ा वाला, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करनी है, छोटे प्रोसेस से हो जाती है, लेकिन अगर आप किसी लाइसेंस टाइप के बिजनेस में जा रहे हैं, ऐसा जिसमें कोई खास अथॉरिटी इन्वॉल्व है, तो फिर ये तब तक नहीं होगा जब तक एससीसीपी से आप इजाजत नहीं लेंगे। बातें समझ आ रही हैं? आर्टिकल्स के लिए भी छोटा प्रोसेस फॉलो होगा। छोटा प्रोसेस क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल्स में यहाँ एक एडिशनल पॉइंट भी आ जाएगा। एडिशनल पॉइंट क्या है? अगर आर्टिकल्स चेंज कर रहे हैं, भाई एक कंपनी है, कंपनी में 2 तरह के मेंबर्स हैं, फर्ज करें 95% जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, नॉर्मल वाले, और 5% है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये कौन होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। चैप्टर 5 में जाएंगे तो हम इन दोनों के ऊपर फर्क देखेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या क्या फर्क होते हैं, तो वहां हम अच्छी तरह से समझेंगे। अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो कि 95% हैं, वो ये चाहते हैं कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं 5% वाले, उनको डिविडेंड ना मिला करे, सिरे से ही ना मिला करे, तो आर्टिकल में रूल लिखे हुए होंगे कि कंपनी डिविडेंड देगी। आर्टिकल्स चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन।
छोटा प्रोसेस है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 95% लोग इकट्ठे हों और मिल के स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि 75% से भी हो जाती है पास करके और ये लिखवा दें कि कल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड नहीं मिला करेगा। उन बेचारों को क्या करना? उनके पास क्या राइट है? जब भी किसी कुछ लोगों को कुछ फैसले पे एतराज हो तो अदालत में जा सकते हैं, वो हमने पढ़ा था 10% लोग अदालत जा सकते हैं, ठीक है, वो बात अपनी जगह। लॉ ने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दी कि अगर आप एक ऐसी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जिससे कोई खास क्लास ऑफ मेंबर्स हिट हो रहे हैं, कोई खास ग्रुप ऑफ मेंबर्स हिट हो रहे हैं, वो तब तक पास नहीं होगी जब तक के उस ग्रुप के भी 3/4 मेंबर्स उसको इजाजत नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और अप्रूव करवाएं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अलग से मीटिंग बुलाएं, उनसे कहें हाँ भाई आपके राइट चेंज कर रहे हैं, आपको कोई मसला तो नहीं। अगर उनकी 3/4 लोग इजाजत दे देंगे तो इसका मतलब है फिर वो हम काम कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी भी देख लेते हैं। आर्टिकल्स के साथ आर्टिकल्स के चेंज का प्रोसेस। कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से अपने आर्टिकल्स चेंज कर सकती है, ये क्लियर है जुमला? एनी अल्टरेशन शैल बी एज वैलिड एज इफ ओरिजिनली कंटेन्ड इन आर्टिकल। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल में अगर चेंज होने के बाद कोई लाइन बदल गई है तो ऐसा समझा जाएगा कि ये ऐसी ही थी, यानी कि चेंज उतना ही ओरिजिनल माना जाएगा जैसे कि ओरिजिनल आर्टिकल में लिखा हुआ था। फिर इफ अल्टरेशन अफेक्ट सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर, अगर चेंज से सब्सटेंटिव मतलब होता है ज्यादा, अगर ज्यादा राइट मुतासिर हो रहे हैं मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर्स के, इट शैल बी कैरिड आउट ओनली, ये सिर्फ तब होगा कब? इफ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ दोज अफेक्टेड वोट फॉर दैट, चाहे पर्सन में करें चाहे थ्रू वीडियो लिंक करें। तो आर्टिकल्स चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और रजिस्ट्रार को जमा कराना है, और अगर वो चेंज किसी खास ग्रुप के राइट्स को मुतासिर कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद एक एडिशनल काम क्या करना है? 3/4 मेजॉरिटी उस ग्रुप से भी उसकी अप्रूवल लेनी है, और जब दोनों अप्रूवल मिल जाएंगी तो फिर हम उसको रजिस्टर करते हैं। सर जो मीटिंग इनके लिए कंडक्ट होगी वही यूनियन जी, इनके लिए फिर आपको एक क्लास मीटिंग बुलानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि मेंबर्स की मीटिंग की 2 कैटेगरी है। अगर सारे मेंबर्स को बुलाया जाए तो जनरल मीटिंग कहलाती है, और एक खास ग्रुप को बुलाया जाए तो क्लास मीटिंग। तो ईओजीएम मेंबर्स की मीटिंग होती है, वो जनरल मीटिंग आती है, तो इनके लिए क्लास मीटिंग बुला दी जाएगी, सिर्फ इनकी क्लास मीटिंग। इनके पास वोट्स का राइट भी नहीं होता, लेकिन इस सिचुएशन में उसके लिए वो वोट कर सकेंगे, अपने उस हक के लिए वोट कर सकेंगे। दोबारा रिकैप कर लेते हैं, कुछ छोटे प्रोसेस हैं, कुछ बड़े प्रोसेस हैं। ज्यादा दिन हम याद रखें कि कहाँ छोटा प्रोसेस है कहाँ बड़ा प्रोसेस, ये याद रख लेते हैं बड़ा कहाँ है, उसके अलावा हर जगह छोटा प्रोसेस है। बड़ा प्रोसेस सिर्फ 2 जगह है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो, अगर पूरा प्रोविंस चेंज हो रहा है तो, और नंबर 2 अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐसे चेंज हो रही है कि कोई लाइसेंस एक्टिविटी है, अदरवाइज उसकी कोई और सादा चेंज हो, या इसके अलावा मेमोरेंडम की कोई भी क्लॉज हो, इसके अलावा आर्टिकल्स हो, जब भी चेंज होंगे कैसे चेंज होंगे? छोटे प्रोसेस से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और रजिस्ट्रार। जी सर, लाइसेंस एक्टिविटी जो उसमें अल्टरेशन अगर होगी तो पूरा प्रोसेस बताएंगे या वो लिखेंगे कि चेंज? जी, अब अगेन वो सवाल में ये पूछते हैं कि ये कंपनी है वो अपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रही है और अब वो एक लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोसेस बताएं। तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज वाला सारा प्रोसेस उठा के कॉपी पेस्ट कर दें। एक ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं पूरा प्रोसेस, हाँ बड़े वाला प्रोसेस, एक ऑप्शन ये थी कि मैं पूरे प्रोसेस को दोबारा से कॉपी पेस्ट करके लिखता, और एक मैंने इस नोट में लिख दिया। नोट में क्या लिखा कि वो उस बड़े प्रोसेस को फॉलो करेंगे। वो नोट लिखने से मैंने अपने बहुत सारे अल्फाज बचा लिए। तो आपको एक दफा रट्टा मारना पड़ेगा, 2 दफा नहीं। आपने एक दफा बड़ा प्रोसेस रट्टा मार लिया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब चेंज हो छोटा प्रोसेस, लेकिन अगर लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जाए तो फिर बड़ा जी। ऑल डन। तो जो छोटे छोटे से बीच में से हमारे चंक्स रहते थे वो हम लोगों ने कवर किए। अगर किताब दिखाएं तो मैं आपको बताऊं क्या क्या अब आप पढ़ सकते हैं, रह गया था वो पढ़ सकते हैं। एक तो ये आर्टिकल्स का सवा सफा पेज 21 और 22 से जो ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लिखा है, और फिर पेज 19 पे अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एंड मेमोरेंडम से शुरू होकर अगले पेज के स्टार्ट करता है। तो तकरीबन एक सफा ये बन जाता है, और
सवा सफा वो बन जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें एक लिस्ट है जिसको आपने देख के सोचना है कि अच्छा इसका करना है। अच्छा ये एंड पे ये टेबल नजर आ रहा है, इंफॉर्मेशन के लिए दिया किताब में। कंपनीज एक्ट के एंड पे जो स्केड्यूल है ना, उसमें टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, ये किस लिए है? टेबल ए आर्टिकल्स का फॉर्मेट है, टेबल बी मेमोरेंडम का फॉर्मेट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का। उसके अलावा टेबल सी, टेबल डी, टेबल ई अलग अलग कंपनियों के आर्टिकल्स मेमोरेंडम का फॉर्मेट है, तो इन्होंने टेबल दिया हुआ है। अब ये समझाने वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने इसके ऊपर कोई लॉजिकल डिस्कशन नहीं की, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाला है। तो टेबल ए तो आपको याद है, उसका भाई टेबल बी मेमोरेंडम का फॉर्मेट है। बाद में अगर आप देखें तो गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग, फिर गारंटी लिमिटेड हैविंग, फिर अनलिमिटेड कंपनी, टेबल सी, डी, ई इकट्ठे आता चला जाएगा। डन, ठीक है। तो ये आप पढ़ के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ के आए, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें। कंप्लीट चैप्टर 2 पे जितने भी सवाल हैं कल पूछें, कल उसको देखते हैं, कल टेस्ट की डिस्कशन करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल आगे की डिस्कशन।